बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेब सलीम हूँ जी, और ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन को आजकल गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में मैनेज कर रहा हूँ। मैं आज का हमारा जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है जीसी विमेन यूनिवर्सिटी का, उसके साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि हैं डॉक्टर जाहिद यासीन साहब। डॉक्टर जाहिद यासीन साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये एक्सपर्ट हैं जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस के और इंटरनेशनल रिलेशंस के। इनके साथ मौजूद हैं मैम राबिया नवीद साहिबा जो कि लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस अमारा तारिक चीमा साहिबा जो कि लेक्चरर भी हैं और ये भी पीएचडी स्कॉलर हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू जी, बहुत शुक्रिया आज आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज आपको यहाँ मदऊ करने का जो मेन मकसद है वो हमारा है कि हमने जो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना कौसर साहिबा की जानिब से जो सिविक इंगेजमेंट की एक ड्राइव शुरू हुई है, जिस पे हमने कोशिश किया कि हम जनरल कम्युनिटी को आउटरीच करें और उन तक वो जेनेरिक इश्यूज़, जनरल इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेके जाएं ताकि एक म्यूचुअल इंटरेक्शन की एक फ़िज़ा कायम हो। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है। पहला सवाल तो मेरा आपके साथ यही होगा कि इस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। आई मीन कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स और व्हाट आर द टॉपिक्स जिसको आप टच करते हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस, एंड यू कैन ऐड आईआर एज वेल, इंटरनेशनल रिलेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सैयद साहब, हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं वर्दी वाइस चांसलर मैम रुखसाना कौसर साहबा के, जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया। और जहाँ तक आपका और एक अपनी सर्विसेज दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी हम सालों से हम देख रहे हैं इस अदारे के लिए बहुत ज़्यादा वर्क है इसका। जहाँ तक हम अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे इस कंट्री के इश्यूज़ को देखता है, ना सिर्फ हमारे कंट्री के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये स्टेट का बहुत ज़्यादा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। स्टेट को सामने रखते हुए आजकल दुनिया ग्लोबलाइजेशन में चली गई है, ग्लोबल विलेज की शेप में चली गई है, ओपन मार्केट का कंसेप्ट आ गया। तो इस सब्जेक्ट ने स्टेट लेवल से अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये ना सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट है बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस को, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को, जितने भी क्लासिफिकेशन चेंजिंग आ रही है वर्ल्ड में, ये सारा इस सब्जेक्ट के अंदर हम कवर करते हैं। तो अब इसके अंदर फर्दर जो स्पेशलाइजेशन हो रही है पॉलिटिकल साइंस में, एक इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट भी आ रहा है, जो कि पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो एक ही पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट इसको लेके चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने इसको पॉलिटिकल साइंस को अलग कर दिया है, कुछ को इंटरनेशनल रिलेशन को अलग कर दिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने एक इस तरह का इंटरडिसिप्लिनरी नेम दे दिया है, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द मेन हब। ये स्टेट लेवल पे भी इश्यूज़ को कवर कर रहा है, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस डेवलप कर रहा है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल लेवल पे तमाम के तमाम जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं सामने, इनको ये कवर कर रहा है। और अगर हम अपने इस सब्जेक्ट के ज़रिए स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस डेवलप करें, हमारे बहुत से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आइडियालॉजिकल इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं और हम अपनी स्टेट को बहुत जल्द विद इन नो टाइम जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा है आजकल, क्योंकि औरतें जो हैं वो भी डेवलप कर रही हैं। तो औरतों के लिए भी ये उतना ही मकबूल होता जा रहा है। सीएसएस करना औरतों के लिए ज़्यादा आसान है। शोएब साहब, अब 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी फीमेल है। जब तक हम इससे भी इंगेज नहीं करेंगे, इन्हें भी उसमें सेटअप में नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक हम नहीं आगे मूव कर सकते। बिल्कुल सही कहा जी आपने। हमारे कायद ने भी ये फरमाया था कि मर्द और औरत दोनों को मिलकर काम करना होगा इस मुल्क की तरक्की के लिए और दायमी कामयाबी के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एज अ कंट्री, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो जियो
स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी, कितनी वो सिग्निफिकेंट है व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड वाइड मैप, यानी कि हम एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से कितने ज़बरदस्त अंदाज में डिफरेंट अपने नेबर्स के साथ, रिसोर्सेज के साथ क्लोजली मैप्ड हैं या लूजली मैप्ड हैं। इस पर आप कमेंट अगर काइंडली करें। अगर हम वर्ड जियो को देखें ना, जियो मीन लैंड, इसकी अगर हम लोकेशन पे देखें तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप होता है एक, पॉलिटिकल मैप में हमारी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है कि हम ईस्ट को भी लिंक कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया को भी लिंक कर रहे हैं, वेस्ट को भी लिंक कर रहे हैं। हमारी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है कि कोई भी कंट्री ना सिर्फ इंटरनेशनल पार्स, बिग पार्स, मेजर पार्स इसको अपना इग्नोर नहीं करती, बल्कि लोकल लेवल पे भी कोई भी कंट्री रीजन लेवल पे भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। मसलन हम दुनिया की एक ऐसे रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ न्यूक्लियर पावर्स हैं, मसलन जैसे रशिया हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है। अगर हम अपने वेस्ट में आ जाएं, ईरान दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही है, वो भी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। हम सेंटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तीसरा, अगर हम देखें सेंट्रल एशिया को, सेंट्रल एशिया अगर सी के साथ इंटरकनेक्ट होना चाहता है, पाकिस्तान का रूट यूज़ करेगा। अफ़गानिस्तान में दुनिया की जो ग्रेट गेम्स खेली गई हैं या खेली जा रही हैं या खेली जाएंगी, वो भी पाकिस्तान की जो है पार्टिसिपेशन के साथ, के पाकिस्तान के असिस्टेंस के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट हैं। तो हमारी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है कि कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर हम 1971 से पहले देखते हैं तो बांग्लादेश भी हमारा एक पार्ट था, लेकिन उसकी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन को इस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया जिस तरह के वेस्ट पाकिस्तान को किया गया। 71 के बाद जितनी भी ये रशिया की इन्वॉल्वमेंट हुई अफ़गानिस्तान में यूटिलाइज किया गया या यूज़ किया गया, या अगर हम ना चाहते हुए भी फिर भी हमें करना पड़ना था, क्योंकि अगली जो उनकी मूवमेंट होनी थी वो पाकिस्तान के ऊपर यूज़ होनी थी। या 9/11 का एक इंसिडेंट हो गया, वहाँ हम ना चाहते हुए भी हमारी पार्टिसिपेशन हमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। यानी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन हमारी ऐसी है कि हमें कोई भी ना सिर्फ रीजनल पार बल्कि इंटरनेशनल पास भी स्किप नहीं कर सकते हम। यानी कि आपका ये मानना है कि पाकिस्तान इज़ वेरी सेंट्रली लोकेटेड और हम तमाम नक्शे के ऊपर इतने विजिबल हैं कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो डॉक्टर साहब, मैं मज़ीद भी हमारे फैकल्टी मेंबर भी साथ हैं, इनसे भी ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, और जैसे हम एक दायमी सोल्यूशन की तरफ सब कोशिश कर रहे हैं ताकि इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए और इस मुल्क को जो इकनॉमिक एक सिचुएशन हमारी हम उसमें थोड़े से स्ट्रैंगल हुए हैं उससे निकला जाए, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सही किया जाए, पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये जो इंक्लूसिव अप्रोच है इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं, और ये जो पॉलिसीज़ हैं जिनका हम अक्सर हमारे नाज़रीन भी सुनते रहते हैं कि जी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो ये पॉलिसीज़ आखिर बनती कहाँ पे हैं और क्या इनकी स्ट्रेटेजी होती है बनाने की? पोलराइजेशन चेंज हो रही है वर्ल्ड की, जिस पर्सपेक्टिव में ये चेंज होगी हमें भी अपनी पॉलिसीज़ को उसी डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। अब एक वक्त था कि चाइना बहुत ज़्यादा पीछे था, अब चाइना दुनिया पोलराइजेशन चेंज हो रही है, चाइना बहुत आगे आ रहा है, हमें भी अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अब जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन चेंज होगी, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो हमें अपनी डिसीजंस, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब हमने देखना ये है कि अगर पोलराइजेशन में किस पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड अपने आप को चेंज करेगी, हम भी उसी पर्सपेक्टिव में अपने आप को चेंज कर लेंगे। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो ये अब देखना ये है कि पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में जाती है। अगर रशिया आगे आ रहा है, अमेरिका आगे आ रहा है, चाइना आगे आ रहा है, जो भी दुनिया को लीड करेगा, हमने इस पोलराइजेशन को सामने रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है चेंज करना है। ये नहीं है कि हम एक तरफ लगे हुए हैं तो हम उसी तरफ लगे रहेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक साधारण रूल है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन इंटरनेशनल रिलेशंस। दुनिया में कोई भी जो परमानेंट दोस्त होता है आपका, ना कि परमानेंट दुश्मन होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा या जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे देगा, हम वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे बीइंग इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट में देखते हैं, इंडिया ने
थ्रू आउट द हिस्ट्री अपनी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है और वो बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी। तो हमें भी इस तरह के मेजर्स लेना पड़ेंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे ये जो डेली बेसिस पे इश्यूज़ हैं, इकोनॉमी के हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हम इनसे नहीं निकल पाएंगे। दैट मीन्स के बिलफजल ताला पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है वो इतनी राइट अलाइंड है कि बाय वन वे और द अदर पाकिस्तान एज अ कंट्री कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आई मीन चाइना के जैसे अभी चल भी रहा है, उसके अलावा हमारे पास सेंट्रल एशिया को जो रूट की मैं बात कर रही थी उसको हम बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, राइट पोजीशनिंग का तो हमें समझ में आ गया डॉक्टर साहब, और थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट फॉर एवरीवन। अब जो सवाल पैदा ये होता है कि राइट पोजीशनिंग तो आपकी होगी, यू आर राइट देयर एंड यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब पॉलिटिकली हमें किस तरह मैप करना है प्रोग्रेसिव डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और कंट्रीज़ के साथ, उनके इनिशिएटिव्स के साथ अपनी सॉवरेनिटी को जेपरडाइज किए बगैर कि हम भी उस प्रोग्रेशन के एक राउट पे चल निकलें। सही भाई, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और आज के दौर में बिल्कुल हमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन आपका। देखें, इकोनॉमी के बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं मूव कर सकता। हमें दो तरह के इश्यूज़ हैं। एक तो अगर हम अपने इंटरनल इश्यूज़ को सॉल्व कर लें, मसलन हम जो है ना सेक्टेरियनिज़म में डिवाइडेड हैं, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पंजाबी, बलोची, सिंधी, हम इस तरह डिवीज़न में हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को पाकिस्तानी, दूसरा अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ ऐड करूँ कि एज अ नेशन हमें नेशन बनना है। अगर हमें चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, एज अ नेशन करना है, ना कि इंडिविजुअल के मैं सुन्नी, मैं शिया, मैं बलोची, मैं पंजाबी, मैं सिंधी, ऐसा नहीं, बल्कि एज अ नेशन अगर हम चीज़ों को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी जो हमारे मसाइल हैं उनको ओवरकम कर सकेंगे। वो चीज़ें ये कवर हो जाती हैं तो काफ़ी हद तक हमारे इकानॉमी के इशू सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 2, हमें अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जहाँ से हमें चीप ऑयल मिल रहा है हम उस तरफ चले जाएं, जहाँ से हमें चीप गैस मिल रहा है हम उस तरफ चले जाएं। हमें इंडिया की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को एलेबोरेट करना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया ने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को एक यूनियन का वर्ड यूज़ किया कि इंडिया इज़ अ यूनियन। पाकिस्तान ने वर्ड यूज़ किया पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन। यहाँ प्रोविंसेस अपनी ऑटोनॉमी को बार बार फोकस करते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को लेके आना है, हमें जो है एज अ नेशन इस चीज़ को प्रमोट करना है। यहाँ जैसे हमने वेरी बिगिनिंग स्टार्ट किया कि पॉलिटिकल साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें एजुकेशनिस्ट को इन चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान इज़ अ यूनियन, पाकिस्तान इज़ अ स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ नेशन, वी आर अ नेशन। जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, आप देख लें आपके इकोनॉमी के इशू नहीं सॉल्व होंगे, आपके आइडियोलॉजिकल इशू सॉल्व नहीं होंगे, आपके कल्चरल इशू सॉल्व नहीं होंगे। हमें सबसे पहले इन चीज़ों को जो है ना मीट करना पड़ेगा, मुहैया करना पड़ेगा, तब जाके हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी, इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे। ये जो सिंधी, बलोची और पंजाबी का ये जो स्लोगन चलता है बार बार, उसको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम भी अपनी डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे, प्रोग्रेस की तरफ चले जाएंगे। वेल सेड डॉक्टर साहब। 2 डेरिवेटिव्स जो मेरी समझ में आते हैं, मैं उसके मुताबिक थोड़ा सा आपको इसको कंक्लूजन की तरफ जाते हुए ज़रा सा आप री एम्फेसिस कराना चाहूँगा। एक तो आपने जो इंटरनल डिफरेंसेस की बात की, जो एक डिवाइड है मेरे ख्याल में जो इंटेंशनली क्रिएट भी किया जाता है और नाइव माइंड्स जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड करते हुए या ना अंडरस्टैंड करते हुए एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के उसके इस भेड़ चाल में सॉर्ट ऑफ एक आई थिंक दे फेल प्रे टू दिस काइंड ऑफ नेगेटिव प्रोपेगेंडाज और इन्फ्लक्स ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, उसको हमने कंट्रोल करना है। और उसके लिए हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इंटरनल जो आपकी पॉलिसीज़ फॉर द लोकल आपके जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, उसके लिए डिफाइंड होनी चाहिए। सेकेंडली, आपने शुरू में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं अपने पैनल से कहूँगा कि वो अपने फाइनल कमेंट्स मुझे दें। जो आपने शुरू में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी वो मेरे ख्याल में ये थी कि आपको फॉर एवर अलाइनमेंट किसी के साथ आप नहीं कर सकते। ये दुनिया ऐसी है, इट्स अ एवर चेंजिंग वर्ल्ड एंड यू शुड नॉट एक्चुअली अनाउंस फॉर एवर परमानेंट अलाइनमेंट विद एनी स्पेसिफिक
कंट्री और एनी स्टेट जिसको भी आप नाम दे सकें। तो ये जो बॉन्डिंग्स बनती हैं ये आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर बनती हैं। सर बिल्कुल जैसे कह रहे हैं कि हमें पोलराइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ता है। सर जिस रीजन में हम रह रहे हैं ये रीजन आज से कुछ साल पहले या आप कह सकते हैं सदी पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पहले लोगों का जो रुझान था ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो रुझान था वो एशिया या यूरेशिया के बजाय यूरोप की तरफ था। एक थेरी भी है मैकल्डर की, हार्टलैंड थेरी, उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल एशिया जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो सी को बाय लैंड कनेक्ट नहीं करती हैं। हमारा जो पाकिस्तान का जो जोग्राफिकली स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसको हम यूज़ करते हुए उनको एक रूट दे सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि वर्ल्ड ओवरऑल शिफ्ट किया है इस पोलर की तरफ के बजाय यूरोप के दे टर्न टुवर्ड्स यूरेशिया एंड अफ्रीका एंड स्पेशली यूरेशिया, और उसमें भी ये सेंट्रल एशिया एंड दिस पाकिस्तान रीजन एंड ऑल। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो सर बेसिकली हमारा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम हमेशा से 1947 से हम बेसिकली रीजनली आइसोलेटेड रहे हैं। अगर आप अपने बॉर्डर कंट्रीज़ में इंडिया अपार्ट फ्रॉम चाइना अगर आप देखते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, हमारे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ रहे हैं जो कि अच्छा यस सर ये शोएब साहब अगर ये देखें पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कि सी पैक या अबोर वन बेल्ट वन रोड ये जो इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया जा रहा है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से किया जा रहा है। अगर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ना होती तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है चाइना को। हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो हमें आइसोलेट नहीं होने दे रही, उसकी वजह से हम आइसोलेट नहीं हो सकते। कोई भी मुल्क परमानेंटली हमें छोड़ नहीं सकता। अगर आज किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है या ना होने के बराबर है तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर उसकी ज्योग्राफी की वजह से लग रहे हैं तो वो हमारी तरफ मुतवज्जह हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, हम अपने प्रोग्राम के ऑलमोस्ट एंड की करीब पहुंच चुके हैं। मैं बड़ा मशहूर हूं हमारे आज के तमाम पार्टिसिपेंट्स का कि आपने बड़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन की। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डेरिवेटिव्स मेरे सामने हैं वो मैंने आपसे शेयर कर देता हूं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग तो डेफिनेटली प्लीज़ कीजिएगा। आप सब ने इनपुट दिया और हमें बताया कि जनाब हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ा मैटर करेगी हमें एज अ स्टेट आगे ले जाने के लिए, और हमारी ये जो राइट वैल्यूज़ हैं इन्हें हमें इनकलकेट करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल से अपने करिकुलम में इंक्लूजन के साथ, और हमारी जो पॉलिटिकल रिसोर्स मैनेजमेंट है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस सारे प्रोसेस में। डॉक्टर साहब कोई अगर पॉइंट में मिस कर रहा हूँ तो। अच्छा शोएब भाई एक बात ऐड कर दूँ। अच्छा हम जो करना चाहें ना कर सकते हैं, जैसे हमें FATF का टारगेट मिला कि जी ये चेंजिंग लेके आए, हमने वो 3 साल के अंदर अंदर कर ली। कर सकते हैं हम नेशन भी बन सकते हैं, हम ये जो है ना इंडिया की तरह यूनियन भी बन सकते हैं, हम ये जो एथनिसिटी भी रिमूव कर सकते हैं, हम बन सकते हैं। हमारे अंदर एबिलिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है, लेकिन हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और अगर हमने ना लिया ये हमें पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगी, नहीं तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम जिस तरह श्रीलंका फेस कर रहा है ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लेने से पहले हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। सोचेंगे अलग तो करेंगे ना। अच्छा यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है या आपने मेरा ख्याल करना आ गया कि सर कैसे हो सकता है। मेरा ख्याल हमें अपने करिकुलम में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। वेरी वेल सर। सबसे पहले करिकुलम आप ऐसा डिज़ाइन करें कि नेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स। मसलन हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं, 10 ईयर प्लान बनाते हैं, सबसे पहले हमें बताना होगा कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये प्लान्स फिर आगे लॉन्च करना पड़ेंगे। लॉन्च करेंगे तो कम से कम चले हम 100% नहीं, कोई 80 to 90% अगर अचीव कर लें दैट वुड बी वेरी स्पोर्टिंग। तो सबसे पहले करिकुलम में चेंजिंग लाना पड़ेगी, बताना पड़ेगा, टीचर को बताना पड़ेगा कि भाई ये प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इस तरह ये हम नेशन है, अगर हम नेशन बनेंगे तो आगे निकलेंगे, अगर हम अपने आप को जस्ट पाकिस्तानी डिक्लेयर करेंगे तो हम आगे मूव करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 5 to 10 years हम एक नेशन भी बन जाएंगे, हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे, हमारे सबसे पहले जो एथनिकल इश्यूज है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। कल मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ये जो टी का जो चाय का हम इतनी ज़्यादा जो है पे कर रहे हैं उनको,
पाकिस्तान में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि जी हम पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना बागात लगा दें चाय के। लेकिन ये जो 10 इंसिडेंट हुआ चाइना के चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, उनका मर्डर हुआ, वो वहीं के वहीं छोड़ के चले गए। एंड दैट वाज हाईली कंडेमेबल, बड़ा ये चीज़ें हमने सबसे पहले इनको इनकाउंटर करते हैं। तो ये ऐसे इनकाउंटर होंगी जब हम एज ए नेशन अपने आप को कि कोई हम में जो है ना शिया सुन्नी नहीं है, कोई सिंधी बलोची नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। तो जब ये चीज़ें आ जाएंगी, ये आएंगी जब हम अपना करिकुलम चेंज करें। करिकुलम में हम आप सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे इस चीज़ को यूटिलाइज कर लें। ये जो BS के हम माइनर पेपर्स पढ़ाते हैं, इनमें हम ले आएँ। इस तरह का HEC को चाहिए कि इस तरह का एक नेशनल लेवल का करिकुलम डिज़ाइन करें कि हम एज ए नेशन अपने आप को प्रमोट करें। बल्कि HEC लेवल तक आने से पहले तो मुझे लगता है कि जब हम माशरती अलूम पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट बच्चों को, उसमें ही ऐड किया जाए, क्योंकि जितना छोटा बच्चा समझेगा उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम करिकुलम में इसका इंक्लूड करें। एग्जैक्टली सर, को मैं सेकंड करूँगी। एक तो करिकुलम में चेंज, और सर सारी हमारी सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम मैनेज नहीं कर पाते। बेसिकली हमारा इशू जहाँ तक बाकी मतलब थ्योरेटिकल इश्यूज़ के साथ साथ बहुत सारा इशू हमारा ये भी है कि हम मैनेजमेंट, जिसे यू कैन से कि रिसोर्स मैनेजमेंट। सर जिस करिकुलम की बात करी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप इसे आगे मूव करें, इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉलिटिकल रिसोर्स मैनेजमेंट की भी कोशिश करें, क्योंकि हमारे बेसिकली जो मैनेजरियल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की भी कोशिश है। आई मीन जितने एग्जिस्टिंग हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एटलीस्ट हम उनको अगर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटर करके उनको प्रॉपरली मैनेज करके आगे लेके चल सकते हैं। बट प्रॉब्लम हमारा फ़िलहाल उन पे भी है। अच्छा, यहाँ ना एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। अब एक बच्चा जो है वो डिग्री लेके जब यूनिवर्सिटी से निकलता है, वो एम्प्टी हैंडेड होता है। बाद में कहता है जी मुझे इस मुल्क ने क्या दिया, भैया आप इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। हमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत होगी। हमें बताना होगा कि भाई खुद कमाना है, खुद ही आगे चलना है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने बच्चों को पालते रहते हैं जी पढ़ें, हम उनको अफोर्ड कर रहे हैं। एंड पे जब वो डिग्री लेके चला जाता है, बाद में वो बेचारा एम्प्टी हैंडेड होता है, कहता है जी मुझे क्या दिया इस मुल्क ने। तो वेरी वेल सेड। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स कंपलसरी कर देने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए कि वो इंडिया के उन्होंने दिल्ली में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट्स जो है वो डिग्री लेने तक इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना बिजनेस लॉन्च कर दें। कब तक गवर्नमेंट किसी को अफोर्ड करती रहेगी, कितना करती रहेगी? गवर्नमेंट 15 to 20% मैनेज कर लेगी, बाकी 80% को तो जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रही है या बिजनेस हो रहा है, तो हमें अपने करिकुलम में ये चीज़ें लानी होंगी। जो बंदा या जो बच्चा यूनिवर्सिटी से फ्री होने से पहले अपना बिजनेस मैनेज कर जाता है, मेरा ख्याल है कि वो एथनिकल इशू से भी बच जाएगा, वो सेक्टेरियनिज्म से भी बच जाएगा, वो मुल्क के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इतना फारिग टाइम भी नहीं, फोकस वो मेंटल अप्रोच उसकी अच्छी खासी चेंज हो गया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया, अब मेरा ख्याल है पॉजिटिव मूव ऑन करने की ज़रूरत है। It's now or never जी, and it's never too late. This is the message that we should drive out of this discussion जी। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि अब काफ़ी वक्त गुजर गया है, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम जिस पे हमें एज अ नेशन आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वेरी पावरफुल मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जी, वी आर अ पीस लविंग नेशन और हम बड़े हॉस्पिटल हैं टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। जी जी, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में भी कहा कि हम एक पीसफुल नेशन है और हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हमें पीस को प्रमोट करना है। सबसे पहले हमें अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन को डेवलप करना है। हमें इंडिया के साथ रिलेशन को डेवलप करना है, इंडिया को साथ लेके चलना है, ईरान को साथ लेके चलना है। अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टेबल रहा है, अफ़गानिस्तान को हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर सबसे पहले हमें नेबर है, नेबर डिस्टर्ब होगा तो हमारी इंटरनल जो है सिचुएशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी, एज वेल एज एक्सटर्नल सिचुएशन भी डिस्टर्ब होगी। सबसे पहले हमें नेबरिंग स्टेट्स के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करना है। बायलैटरल रिलेशन में सबसे पहले नेबरिंग स्टेट्स को देखना है। जब हम नेबरिंग स्टेट्स के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी हमें रेस्क्यू कर सकते हैं हमारे नेबरिंग स्टेट्स, चाहे वो रेस्क्यू इकोनॉमिकल है, आइडियोलॉजिकल है, कल्चरल है। तो सबसे पहले हमें अब ये अगर हमारे
नेबरिंग स्टेट्स के साथ सेटलमेंट हो जाती है, हम उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। अल्टीमेटली हमारा जितना भी ये डिफेंस जो कि बहुत ज़्यादा हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बजट जो कि एक नेशन के ऊपर हमें लगाना है, हम सबसे ज़्यादा उधर यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो है ना फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जाना होगा, ये भी कंपलसरी है। और बहुत सर, ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये कि जो पॉलिटिक्स तो तब आएगी ना जब मुल्क होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो पहले हम मुल्क को तो देखें, हमारा मुल्क हमसे चाहता क्या है, हमने पहले उसको चलाना है। पहले इसको चलाएं, फिर उसके बाद अगली चीज़ों को देखेंगे ना। एक हो के मुल्क चलेगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। एंड सर एग्जैक्टली नेबरिंग स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें अपने डिफरेंसेस को बोलना पड़ेगा, या उनको एटलीस्ट एक पीछे रख के अपने इकोनॉमी के टर्म पे उनको सोचना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, सर वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हम इकोनॉमिकली वीक रहेंगे, और फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमें ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंसेस को पीछे करके सोचें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैं वीसी साहबा को और इनके ऑफिस को कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और हमने अपना मैसेज कन्वे किया आपके ज़रिए। बहुत शुक्रिया। बेस्ट इंक्लूशन जो है आप हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो ये हो सकता है कि हमें इस दुनिया को बाकी तमाम रहने वाले और आने वाले इंसानों के लिए बेहतर बनाना है, और ये हम मिल के कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे जी। मैं एक दफ़ा भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर राबिया नवीस साहिबा का, मैम हमारा तारिक चीमा साहिबा का, और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर जाहिद यासीन साहब का कि आप तशरीफ़ लाए और हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस बड़े सेंसिटिव येट वेरी डीप टॉपिक के ऊपर अपना इज़हार ख्याल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया।